हाँ बेटा, तो सॉरी, दोबारा से मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है। वो इशू ट्रेस हो गया है। बेसिकली वो मेमोरी कार्ड का भी एरर नहीं था, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ देखी कि लैपटॉप के ऊपर से स्क्रीन बंद हो रही है बार बार ना, तो वो था वीडियो कैप्चरिंग कार्ड का इशू। ये तो उसका मैंने USB प्लग इन होता है वो, उसको निकाल के दोबारा फिर कनेक्ट किया तो फिर अभी चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि भाई यहाँ तुम्हें I और J वगैरह जो उसके कंपोनेंट होते थे वेक्टर के, उस फॉर्म में लिखना है। पहले मुझे बताओ, पॉइंट P है ना, पहला जो एब्सिसा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। x जब भी हम लिखते हैं, x क्या था यहाँ पे? a प्लस सी प्लस ई प्लस जी था ना, लेकिन x तो रिप्रेजेंट करता है I को, और y किसे रिप्रेजेंट करेगा? j को। ये लो भाई, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म का आंसर I j में यही चीज़ कॉपी कर देना यहाँ पे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो और कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं थी। I, J मतलब x, y पढ़ लो या I, J पढ़ लो। सिमिलरली ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी I, J के अंदर ही आना था, इसके अलावा नहीं होता ये। ठीक है, तो थैंक यू भाई। ये अभी मैंने करवा दिया 12 का 2 करवा दिया ना तुम्हें। चलो अब ज़रा किताब दिखाऊँ वहाँ पे। 12 का 3 पढ़ा दूँ मैं बच्चे को। ये इम्पोर्टेंट सवाल, तो चलो भाई इम्पोर्टेंट वालों ज़रा देख लो, ज़रा सवाल ध्यान से पढ़ लो। यूजिंग वेक्टर, वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट होते हैं, ये प्रूफ करके दे दो। यही है कि एक ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं, मीडियन अब होते क्या है, मीडियन क्या भला है। ठीक है, तो भाई सेकेंड ईयर भरपूर इन्होंने इसमें भर दिए। ठीक है, इन 4 सवालों में मतलब 7 पार्ट्स में सेकेंड ईयर भरपूर तरीके से भर दी गई है, तो कोई मसला नहीं है, सब चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन 12 का पार्ट 3 देख रहे हो। तीसरा पेज, बल्कि नहीं, छठा पेज स्टार्ट हो गया है मेरा। ये इंटरलीफ पेज का छठा पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं लिख रहा पार्ट 3, बदतमीज़ी करके नहीं लिख रहा हूँ, तमीज़ से लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना एग्ज़ाम के अंदर कॉपी के अंदर ऐसे सर्कल और ऐसे -1 करता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर सिर्फ पार्ट 3 लिख दोगे तो। बहरहाल ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक सबको। मीडियंस ऑफ, अच्छा करना क्या इसके अंदर प्रूफ वो बता दूँ तो मैं। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब ये कॉन्करेंट होती क्या चीज़ है, कॉन्करेंसी कहते किसको हैं, वो सुन लो। कॉन्करेंसी की एक डेफिनेशन है। कॉन्करेंसी उसे कहते हैं दैट ऑल पॉइंट्स मीट एट वन पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट, मतलब ऑल लाइंस मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, अब ट्रायंगल के मीडियन अगर कॉन्करेंट हो जाए, मतलब एक पॉइंट से गुजर जाएं सारे मीडियन। कितने मीडियन होते हैं भाई? 3 साइडें होती हैं, 3 ही मीडियन होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा मीडियन नहीं होता। अब सेकेंड ईयर के अंदर ना मीडियन जब कॉन्करेंट हो जाते हैं तो वो कॉन्करेंसी वाला मीडियन का पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। ये MCQ है। ठीक है, मतलब व्हेन मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेकेंड ईयर के अंदर। सेंट्रॉइड का सिंबल होता है कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G x, y का एक फॉर्मूला होता है। बड़ा आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y के लिए लिखवा दो y1 + y2 + y3 होल अपॉन 3। ये फॉर्मूला होता है किसका? सेंट्रॉइड कैपिटल G निकालने का। सही है, सेंट्रॉइड G कब निकलता है? सेंट्रॉइड G तब निकलता है जब ट्रायंगल के मीडियन क्या हो जाए भाई? कॉन्करेंट हो जाए, मतलब एक पॉइंट पे मीट कर जाए तीनों के तीनों मीडियन। अब मीडियन को कॉन्करेंट करना है और फिर सेंट्रॉइड का पॉइंट निकालना है, हमें वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए निकालना है। क्या करें, कैसे निकालें? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले डायग्राम के बगैर 0 नंबर दूंगा मैं इस सवाल पे। ठीक है, ABC 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के, 3 पॉइंट होते हैं। हाँ सर 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। पॉइंट्स क्या तुम्हें दिए हुए?
सर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। क्या तुम्हें एंगल दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ। क्या कुछ बताया हुआ है? पैरेलल है या दो साइडें इक्वल हैं या आइसोसेलेस है, कुछ बोला हुआ है? ऐसा नहीं बोला हुआ। जब नहीं बोला हुआ तो 3 पॉइंट लेट कर लो। इस बार ए बी सी डी ई एफ अलग अलग लेट करने जाओगे फंस जाओगे। और जो इस पॉइंट को सोच रहा है ए बी, और इस पॉइंट को जो बोल रहा है ना बी कॉमा सी, बेटा बहुत गलत हो जाएगा ये मामला, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्स एक्सेस वाले पॉइंट लिखने सिखाए हैं मैंने। ठीक है, ए बी बी सी सी डी करके तुम अपने लिए मुश्किलात बढ़ा लोगे। सेंट्रॉइड का मैंने फॉर्मूला लिख के दे दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 में होता है। सिंपल से जब भी सवाल पढ़ लोगे सेंट्रॉइड के बारे में पूछ रहा है, आसान वाले पॉइंट रख लो। आसान पॉइंट ये होते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं बिल्कुल आसान वाले पॉइंट सेंट्रॉइड के। हाँ, तुम्हें दिल कर रहा भाई ए कॉमा बी रखने वाला, ठीक है भाई रख लो। मुश्किलात हो जाएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, हो उससे भी जाएगा। ठीक है, जब कर लो तो ले आना, उसमें भी तुम्हारी या तो गलतियाँ दिखा दूंगा अगर तुमसे नहीं हो रहा, और अगर हो गया तो तुम्हें टू लॉन्ग लिख के दे दूंगा रजिस्टर के अंदर कि भाई बहुत लंबा मेथड है, एग्जाम में उसे फॉलो मत करना, इस मेथड को फॉलो कर लेना, आसान है। ठीक है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड। सबसे पहले तो हमने जी के बारे में बता दिया कि भाई जी वो पॉइंट है जो सेंट्रॉइड है। अब जी तो मैंने लिख दिया, डायग्राम में गए पॉइंट जी, अब उसे ज़रा समझना। साइड ए बी है, ए बी का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा जिसे हम नाम दे रहे हैं एफ। ठीक है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, नहीं सॉरी मिड पॉइंट नहीं होता ये, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का रेशो आ रहा होता है, तो इसके लिए पहले ई एफ जी निकालना है ना। हाँ सही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ वॉट, ए एंड बी। बी और सी का मिड पॉइंट होगा, इसको मैं नाम देता हूँ डी, और ए और सी का मिड पॉइंट होगा, इसे मैं नाम दे रहा हूँ डी आ गया, एफ आ गया, ई रह गया ना। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ें मैंने ड्रॉ कर दी। मिड पॉइंट मैंने सिर्फ अभी तक प्लॉट किए हैं। अब ये जो है ना, जब हम पढ़ते थे ना सर सफदर से, तो एक शॉर्टकट सिखाते थे वो हमें। वो शॉर्टकट क्या सिखाते थे, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है और तुम्हें उसके मीडियन को मिलाना है, ठीक है, तो वो एक नाम लेते थे, वो बोलते थे ए से डी को मिला दो, और वो इसे ए डी नहीं पढ़ते थे, वो मीडियन को क्या पढ़ते थे, अल्लाह दित्ता, बख्श, इलाही और चौधरी फजल, सी एफ। ठीक है, ए डी का नाम उन्होंने रखा होता अल्लाह दित्ता, बी ई को पढ़ते थे बख्श इलाही, और सी एफ को पढ़ते थे चौधरी फजल। ठीक है, और ये तीनों इत्तफाकन एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, और जिस पॉइंट पे मिल जाएंगे उसको नाम दे दो कैपिटल जी, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड के अंदर एक चीज़ ज़िंदगी भर याद रख लेना, वो क्या भाई, ई एफ और डी, मतलब डी ई और एफ। डी ई एफ तो मिड पॉइंट है तीनों साइडों के, लेकिन जो सेंट्रॉइड जी है वो ए और डी का मिड पॉइंट नहीं है। सेंट्रॉइड जी है वो बी और ई का मिड पॉइंट नहीं है। सेंट्रॉइड जी सी और एफ का भी मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ अगर गौर करो तो ए और जी का डिस्टेंस ज़्यादा है, जी और डी का डिस्टेंस कम है। कुछ दिमाग खुला, क्या रेशो होगा, 2:1 होगा। ठीक है, यहाँ देखो जी और एफ का रेशो 1 है, लेकिन सी और जी का रेशो कितना है, 2 है। ठीक है, वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने पिक नहीं किया वो वापस से ए डी को पिक करें। ए से लेके जी तक रेशो 2 था, जी से लेके डी तक रेशो 1 था। ठीक है, डिवीजन पॉइंट से निकलता है सेंट्रॉइड। समझ में आ रही है बात। अच्छा, सी एफ के लिए चलो, सी से लेके एफ तक जाना है, तो सी से लेके जी तक रेशो 2 है, लेकिन जी से एफ तक रेशो 1 हो गया। सिमिलरली बी से एफ तक का रेशो कितना होगा, 2, और एफ से लेके सॉरी बी से जी तक का रेशो कितना होगा, 2, और जी से ई का रेशो कितना होगा, जी से ई का रेशो होगा 1। तुम्हें इतनी खिचड़ी नहीं पकानी, तुम सिर्फ एक पे भी लिख दो ना 2:1, डेट इज़ इनफ। ठीक है, वो मतलब समझ में आ जाता है एग्जामिनर को, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो चाहो तो भाई तीनों मीडियन के साथ ये काम करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब बताओ
कि जी डिवाइड्स ए डी। क्या पॉइंट जी ने ए डी को डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया, इन विच रेशो 2:1 में डिवाइड किया है। ठीक है, सिमिलरली आगे हम एक और हेडिंग लगा देंगे, जी ने डिवाइड किया ए डी को 2:1 पे, फिर दोबारा से जी ने डिवाइड किया किसको, इस बार नया नाम दे दो बी ई को, और किस रेशो में डिवाइड किया, एन। बी से ई का रेशो बताओ, बी से ई की तरफ जाते हुए 2:1 में किया इसको भी, और जी पॉइंट ने डिवाइड किया किसको, सी एफ को, एन सी एफ को 2:1 में डिवाइड किया, 2:1 लिख दिए सारी बातें। अब जल्दी से मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए तीनों पॉइंट निकाल लो कि पॉइंट डी कितना आया, पॉइंट डी कितना आया और पॉइंट एफ कितना आया। ठीक है, तो पॉइंट डी के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर देते हैं, फॉर्मूला वही था भाई x1 + x2 होल अपॉन 2, लेकिन पॉइंट डी किस किस का मिड पॉइंट है, बी और सी का, मतलब दिस एफ सी सा प्लस दिस एफ सी सा होल अपॉन 2, दिस ऑर्डिनेट प्लस दिस ऑर्डिनेट होल अपॉन 2। तो क्या लिखूँ मैं, कोई पॉइंट डायरेक्ट लिखवाएगा, x2 + x3 होल अपॉन 2, y2 + y3 होल अपॉन 2, पॉइंट डी आ चुका। सिमिलरली पॉइंट ई निकालो ज़रा, क्या है पॉइंट ई है किस किस का मिड पॉइंट, ई पॉइंट है ए और सी का मिड पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट मतलब x1 + x3 होल अपॉन 2, y1 + y3 होल अपॉन 2। सिमिलरली पॉइंट एफ भी निकलवा दो भाई आप, क्या पॉइंट एफ किस किस का मिड पॉइंट है, क्या है पॉइंट एफ जो है वो सी और किस किस का है भाई, एफ जो है ए और बी का मिड पॉइंट है, सॉरी, तो x1 + x2 अपॉन 2 फिर y1 + y2 अपॉन 2 ही आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो थोड़ा इजी आ गया, x1 + x2 होल अपॉन 2, y1 + y2 होल अपॉन 2, यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे की वर्किंग समझ लो, आगे क्या काम करना है हमें। ये तो हमने अभी पॉइंट डी निकाला, फिर ई निकाला, फिर एफ निकाला, और ये डी ई एफ क्या थे, डी ई एफ क्या थे, तीनों साइडों के मिड पॉइंट थे। अब एक पॉइंट पकड़ो, पॉइंट डी, कोई सा भी पकड़ लो, पहले डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुमने सबसे पहले पॉइंट डी रख लिया है अपने पास, तो ए और डी का रेशो निकालो, मतलब वो क्या कहते हैं, डिवीजन पॉइंट निकालो, जो जिसमें रेशो क्या रखोगे, ए से डी तक जाते हुए 2:1 रखोगे। और अगर रेशो थ्योरम उल्टा लगा रहे हो, डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला उल्टा लगा रहे हो, डी से ए की तरफ जा रहे हो, तो रेशो 1:2 रखना। ठीक है, पॉइंट जी आ जाएगा। पॉइंट जी 3 बार निकालना है, पहले ए डी से रेशो रखते हुए 2:1, फिर बी ई से 2:1 रखते हुए पॉइंट जी निकालो, वो भी सेम आएगा, फिर सी एफ से 2:1 रखते हुए पॉइंट जी निकालो, वो भी सेम आएगा। जब तीनों से प्रूफ करोगे तब जाके पूरा नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं जल्दी से डिवीजन पॉइंट, मिड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी भाई, डिवीजन पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो डिवीजन पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें डी पता लग गया, तुम्हें ई पता लग गया, तुम्हें एफ पता लग गया, और डायग्राम से मैं जल्दी से क्या करूँ, मैं ए बी और सी जो थे वो भी लिख दूँ। x1, y1 था, और जबकि b जो था हमारे पास वो कितना था भाई, a था x1 y1, b था x2 y2, और c था x3 y3। ये डायग्राम के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल वाले नहीं आ रहे नज़र, ये लो भाई साहब, a b और c मैंने डायग्राम के 3 ABC भी लिख दिए, और d e f जो हम लेकर आए अभी मिड पॉइंट के थ्रू मैंने वो भी लिख दिए। 6 चीज़ें आ चुकी हैं अब तुम्हारे पास। अब डायग्राम बोलती है कि भाई ए और डी के डिवीजन पॉइंट पे जी आएगा। ठीक है, अब पहले जी निकालो ए डी से। ठीक है, फिर जी निकालो ए डी के बाद बी ई बख्श इलाही, ये लो भाई, फिर जी निकालो किससे, सी एफ से। ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, तो पहले तो ए और डी जो पॉइंट्स तुम्हारे सामने हैं उन पॉइंट्स को मैंने लिख दिया, ए के भी पॉइंट लिख दिया, डी के भी पॉइंट लिखे हुए,
और रेशो कितना था, ए से डी जाते हुए रेशो मैं तुम्हें फिर दिखा दूँ, ए से डी जाते हुए 2:1 था, बी से ई जाते हुए भी 2:1 था, सी से एफ जाते हुए भी 2:1 था। ठीक है, तो 2:1 रखना है तीनों में। m1 इक्वल्स टू 2 और m2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, या यूँ लिख लो m1:m2 बराबर हो गया 2:1। ठीक है, तो ऐसे भी वही सेम बात कहलाती है। m1:m2 बराबर हो जाएगा 2:1 के। यहाँ मैंने m1 m2 अलग अलग करके लिख दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट ए तुम्हें पता है, पॉइंट डी तुम्हें पता है। डिवीजन पॉइंट के लिए इधर डिवीजन पॉइंट का नाम हो गया कैपिटल जी, क्योंकि हमें जी निकालना है। जी ऑफ x, y विल बी इक्वल्स टू, क्या फार्मूला, डिवीजन पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1। अभी फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, अपॉन m1 प्लस m2। अभी मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, जिन्हें फार्मूला याद नहीं था मैंने उनके लिए लिख दिया। अब देखना ज़रा, g ऑफ x, y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू बताओ। x2 का मतलब a और d में बाद में आने वाला पॉइंट d है, d का x2 मतलब d का एब्सिसा पूछ रहा है। ठीक है, d का एब्सिसा पूछ रहा है, कितना है x2 प्लस x3 होल अपॉन 2 है। फिर प्लस m2 लिखवाओ, कितना था 1 इंटू x1 की वैल्यू बताओ। x1 का मतलब a था, a का एब्सिसा चाहिए, a का एब्सिसा x1 खुद है। ठीक है, ये तो अभी कॉमा लगा दिया हमने, 2 टाइम्स ऑफ दिस। अच्छा, अपॉन में कुछ रहता है, अपॉन में रहता है सब, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। अब लगाएंगे कॉमा, और अब चलो ज़रा y के ऊपर, y लिखवाओ भाई। m1 कितना है हमारे पास, m2 कितना है हमारे पास, m1 कितना है 2 है। हाँ भाई, 2 टाइम्स ऑफ y2 की वैल्यू, y2 का मतलब बाद में आने वाले का एफसी, बाद में आने वाले का ऑर्डिनेट, d का ऑर्डिनेट y2 प्लस y3 होल अपॉन 2, y2 प्लस y3 होल अपॉन 2। इतना तरीके से, इतना स्लो, इतना तमीज़ से सिखा रहा हूँ, तो बेटा इस चीज़ को अहमियत दे रहा हूँ, सीख लो। ठीक है, और तुम्हें भी इसको अहमियत देनी है, बाकायदा इसको भरपूर इज्जत देनी है तुम्हें भी, तब जाके तुमसे भी हो जाएगा। हाँ, कुछ आसानियाँ होते हुए दिख गई, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जी x, y का रिजल्ट कोई लिखवा देगा मुझे, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे हैंस प्रूफ मत लिख देना, ये तो मैंने अभी 1 से निकाला है। ठीक है, AD से निकाला है सेंट्रॉइड, अभी ज़रा BE से तो निकाल लो बेटा, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। फिर CF से तो निकाल लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा रहा हूँ। और एक बात बता दूँ तुम्हें, एग्ज़ाम में तुम्हें क्वेश्चन कौन से हैं, ये 12, 13, 14, 15 नज़र नहीं आने वाले। ठीक है, लेकिन जिसने भी तुम्हें कहा है ना कि इम्पोर्टेंट है, तो भाई मैं भरपूर अहमियत दे रहा हूँ फिर इस चीज़ को कि हाँ भाई ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो कर लो, कर लो। ठीक है, सेकेंड ईयर के टॉपिक हैं सारे, सही है। बहरहाल कर लो, अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि तैयारी नहीं करनी, मैंने एक एक चीज़ करवाई है भाई। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए पूरे नंबर। ठीक है, बहरहाल जो कह रहा है इम्पोर्टेंट है तो होंगे उनके हिसाब से, और अल्लाह करे उन्हीं के लगे पेपर। ठीक है, जो वो बता रहे हैं, तो बहरहाल हम इम्पोर्टेंट नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि हम पूरी किताब करवा देते हैं, तो भाई पूरी किताब इम्पोर्टेंट है। सही है, तो मैंने अभी बाकी के इसके 2 सवाल मैं नहीं करके दे रहा, सेम मेथड है। ठीक है, इस बार क्या चेंजिंग हो जाएगी, m1 m2 वही रहेगा, तीनों पार्ट में m1 m2 वही रहेगा 2:1, सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएंगे। B और E के पॉइंट ले लेना, पहले मैंने A और D के पॉइंट रख लिए थे ना यहाँ, तो इस बार जो तुम करोगे वर्किंग उसमें B और E के पॉइंट रखना, फिर आखिरी जो करोगे उसमें C और F के पॉइंट रखना, इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। अगर ज़रा सी भी डेविएशन आए मेरे पास लेके आ जाना, तुम्हारी गलती दिखा दूंगा ऑन द स्पॉट। ठीक है,
तो ये हो गए 12 के 3 पार्ट। चलो भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा पढ़ रहा था ना। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी लेकिन बेटा अभी क्वेश्चन बाकी है, करवा रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लो। सही है। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं माजरत ज़रूर करूँगा कि भाई ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग B1, B2, B3 शायद इस तरह पार्ट्स में बन रही है, तो इस पर नाराज़ नहीं हो जाना, लाइन से ये लेक्चर सुन लेना बस, ठीक है। तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि वो बीच में 1-2 बार कैमरा बंद हुआ है, उस चक्कर में थोड़ा सा ये मामला हुए थे डिस्टर्ब। डायग्राम फिर से देख लो भाई, ठीक है। सेंट्रॉइड जी जो होता है वो वर्टाइसिस और मीडियन को मिलाने वाली तीनों लाइनें अगर एक जगह से गुजर जाएं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड जी, ठीक है। और DEF जो है, AD कहलाता है मीडियन, D मीडियन नहीं कहलाता, D तो मिड पॉइंट है B और C का, ठीक है। A से लेके D तक की जो लेंथ होती है वो लेंथ ऑफ मीडियन कहलाती है, ठीक है। B और E की जो लेंथ है वो है BE मीडियन। C और F जो है ये लाइन सेगमेंट है CF मीडियन, ठीक है। मीडियन CF, मीडियन AB, मीडियन DE, ADBE सॉरी, ठीक है। ADBE CF ये 3 मीडियन सिखा दिए। और मीडियन आपस में हमेशा रेशो में होता है, ठीक है। तो जो CF मीडियन है, C से F तक चल रहे हो 2:1, A से D जा रहे हो 2:1, ये चीज़ याद रखने की है, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल को ले आए। ब्लैंक पेज हमने रख लिया यहाँ, और अब जो है मैं थोड़ा सा अगले पार्ट की तरफ जाना चाहूँगा। क्वेश्चन 12 का पार्ट नंबर 4, जो कि तुम्हारी किताब में पहले मैं तुम्हें दिखा दूँ, उसके बाद फिर ये है कि तुम थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी हो जाता है ना पिक करना, ठीक है। मेरी बातों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। चलो भाई, तो वो किताब कहाँ गई? किताब ये रही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ही है, पार्ट नंबर 4 है द मिड पॉइंट। देखो 3 पार्ट तो हम कर चुके हैं, चौथा पॉइंट है द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ने एक सवाल कर लिया, सॉरी भाई, सॉरी, मैं थोड़ा सा रिवर्स जाना चाहूँगा। बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया कि सर यहाँ पे तो वेक्टर के तरीके से पूछा था, तो भाई कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो पहले तुमने x, y करके ये जो पॉइंट तुमने दिखाया है ये बेसिकली i कंपोनेंट है और ये इसका j कंपोनेंट है। i, j लिख देना और तीनों में आखिरी लाइन पे लिख देना, तो तुम्हारा आंसर वेक्टर के अंदर काउंट हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर और पॉइंट अलग अलग टॉपिक नहीं है, वेक्टर से पॉइंट निकलता है, पॉइंट से वेक्टर बनता है, ठीक है। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ के 2 नाम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे, तो बच्चा फिर आ जाएगा कल, नहीं सर ये तो जो है वेक्टर से आप नहीं करा रहे, भाई वेक्टर से ही किया हुआ है, ठीक है। अब ज़रा चल लेते हैं क्वेश्चन 12 का पार्ट 4। क्वेश्चन 12 पार्ट 4 में कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ अब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब सबसे पहले तुम एक डायग्राम बना लोगे ना तो तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो बेटा। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ये लो 90 डिग्री दिखा दिया, ABC मैंने तीनों वर्टाइसिस भी दिखा दिए इसके, ABC 3 वर्टाइसिस हैं। अब पता ये चला कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसिस। हाइपोटेन्यूज कौन है इन तीनों साइडों में? ये है, नहीं सर ये तो बेस है, ये है, नहीं सर ये तो परपेंडिकुलर, ये कौन है? ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब A और C का जो मिड पॉइंट होगा, अगर हम उसे नाम देते हैं D नाम देते हैं, तो ये कह रहा है D का जो डिस्टेंस है वो बाकी के दोनों वर्टाइसिस से बराबर होगा। मतलब DC और DA का डिस्टेंस आपस में बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। या इसे और वर्डिंग में कह लो, एक ही सेम डायरेक्शन में चलो, AD और DC का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी थी, AD बराबर होगा DC के, ये प्रूफ करके देना है इस सवाल के अंदर बस, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा? सॉल्यूशन या प्रूफ की हेडिंग लगा लो और फिर सवाल को शुरू कर देते हैं। प्रूफ की तुमने हेडिंग लिख दी, सबसे पहले लेट कर लो,
क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए जो वर्टेक्स है ना, कैपिटल ए जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स पे लगने वाला पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है जो हमने लेट किया है। हम इस वेक्टर को नाम दे रहे हैं स्मॉल ए। लेट पोजीशन वेक्टर एट बी जो बी पे लग रहा है, इसको नाम दे रहे हैं स्मॉल बी। लेट पोजीशन वेक्टर एट सी, इसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल सी। और लेट पोजीशन वेक्टर एट डी, इसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल डी। ठीक है, मतलब एक वेक्टर पर दूसरा वेक्टर पर तीसरा वेक्टर पर चौथा वेक्टर, ये चारों वेक्टर हमने बना के दे दिए। अब चलते हैं सवाल को एंड करते हैं। सवाल बहुत आसान सा, ठीक है। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी सी के। ज़रा डायग्राम दोबारा चेक करो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ए डी और डी सी ये दोनों के पोजीशन वेक्टर, ए डी और डी सी के पोजीशन वेक्टर, जब इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा तो इनके पोजीशन वेक्टर भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और जब पोजीशन वेक्टर बराबर हुए, पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या था। ठीक है, ए डी कैसे निकलता है, ए डी निकलता है ओ डी माइनस ओ ए से। ठीक है, और ओ डी को तुमने नाम दिया हुआ स्मॉल डी, ओ ए को तुमने नाम दिया हुआ स्मॉल ए। हम इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डी माइनस ए। शाबाश, जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, डी माइनस ए। इसकी जगह बताओ डायरेक्टली क्या लिखूँ, सी माइनस, शाबाश, हाँ सी माइनस डी। ये लो भाई, अब डी लाइक चीज़ें एक साथ रख लो, डी प्लस डी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ बन गया 2d, और 2d का आंसर कितना आ गया, a प्लस सी। वेक्टर फॉर्म में ही आ रहा है, d इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस सी होल अपॉन 2। d हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब याद करो 4 सवाल थे टोटल। ठीक है, 4 पार्ट्स थे ना इसके 12 के 2 पार्ट्स के अंदर हमने बाकायदा खुद वेक्टरों का इस्तेमाल किया और 2 में हमने वेक्टरों का इस्तेमाल नहीं किया। जिन 2 में हमने वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा हिंट नहीं पता थी, ना हमें यह बोला गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइडें पैरेलल हैं और जो है कोई एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर बता देता तो हम उधर भी वेक्टर लगा देते। ठीक है, और अगर ट्रायंगल का जैसे सवाल आ गया था उसके अंदर भी कोई हिंट नहीं थी, इस वजह से हमें पॉइंट लेट करके वो सवाल करना पड़ा था। ठीक है, और कुछ सवाल हैं जो पॉइंट लेट करके होंगे, कुछ सवाल हैं जो डायरेक्टली हो जाएंगे। जैसे ये सवाल हो रहा है तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में ही हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल घबराने का नहीं है। ए प्लस सी होल अपॉन 2, ये तो हमने डी का आंसर लॉक कर दिया। स्मॉल डी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल डी। ठीक है, तो चाहो तो इधर कैपिटल डी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब चलते हैं ज़रा मज़ीद आगे इसकी वर्किंग करें। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी निकाल लो। अच्छा, अभी तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी और डी सी ये थे ना बराबर। ठीक है, ए डी इक्वल्स टू डी सी से एक कंडीशन निकाली थी, कंडीशन निकाल ली, कंडीशन बन गई डी की कंडीशन। ठीक है, अब पहले हिट कर लो ए डी को, चाहो तुम्हारी मर्ज़ी, और अगर तुम्हारी मर्ज़ी भाई तुम पहले डी सी की वर्किंग कर लो। ये दोनों के आंसर सेम निकलने चाहिए। तो पहले चलो मैं ए डी को उठा लेता हूँ, 2 पोजीशन वेक्टर इक्वेट करवाने थे ना, पहले मैं ए डी को उठाता हूँ ज़रा दोबारा से। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी क्या निकलेगा, ओ डी माइनस ओ ए से, मतलब डी माइनस ए निकलेगा। ठीक है, अब क्या तुम डी की वैल्यू लेकर आए हुए हो, अभी अभी तो लेकर आए हो भाई डी की वैल्यू। डी की जो वैल्यू लाए हो वो लिख दी, माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल ए था, और डी की वैल्यू क्या लेकर आए हो, ए प्लस सी होल अपॉन 2। ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 2a माइनस का 2a प्लस का a प्लस का c होल अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस a, कितना बन गया, माइनस a। मतलब इसको यूँ पढ़ सकते हैं, c माइनस a होल अपॉन 2। इसका आंसर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी का आंसर आ गया c माइनस a होल अपॉन 2। अब यही चीज़ वेरीफाई करनी है कि यही आंसर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी इक्वल्स टू क्या लिखा होता है, डी सी ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी सी जब तुम निकालोगे उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। अब डी सी के लिए क्या करें भाई, सी माइनस डी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने लिख दिया इधर सी इक्वल्स टू सी माइनस डी।
अब बताओ सी की तुम कोई वैल्यू लाए हुए हो? सी की तो नहीं लाए हुए सर, डी की वैल्यू लाए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू के बाद सी का जो पोजीशन वेक्टर था स्मॉल सी माइनस डी की जगह जो हम वैल्यू लाए थे पोजीशन वेक्टर वाली ए प्लस सी होल अपॉन 2 हमने वो लिख दी। ठीक है, अब हमने इसको एलसीएम लिया, माइनस और प्लस का 2c माइनस ए माइनस सी होल अपॉन 2 इक्वल्स टू 2c माइनस सी कितना हो गया भाई, c माइनस ए होल अपॉन 2। क्या दोनों पोजीशन वेक्टर आपस में बराबर हो गए? हाँ सर बराबर हो गए। हैंस प्रूफ करके स्टेटमेंट लिख के आंसर दे देना अपना। यहाँ पे बात समझ में आ गई? तो बेटा मैंने 12 के तो सारे पार्ट करवा दिए अभी के अभी। ठीक है, अब चलो 13, 14 और 15 रह गया, उनको भी समझा देता हूँ। अच्छा हाथ क्या, देखो और चीज़ सुन लो भाई। ये तो मैंने एक तरीका बता दिया ना क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 12 के पार्ट 4 को करने का। 12 के पार्ट 4 को करने का एक और भी तरीका था हमारे पास। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेथड। सबसे आसान मेथड वेक्टर से हो रहा था डायरेक्टली, तो मैंने वेक्टर से डायरेक्टली करवा दिया है। ठीक है, एक और मेथड भी होता है, वो भी वेक्टर का ही मेथड है, कोई इसमें अलग बात नहीं होती। वो होता क्या है, वो होता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए सबसे पहले तो डी निकाल लें, डी जो कि मिड पॉइंट है ए और सी का। मिड पॉइंट निकाल लिया तुमने पॉइंट डी। ठीक है, जैसे ही तुम्हें डी पता लग गया ना, अब तुम पता है क्या करो, तुम्हें ए तो पता है, तुम्हें सी भी पता है, ए से डी का डिस्टेंस निकाल लो और सी से डी का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस बराबर आने चाहिए। ए डी का डिस्टेंस निकाल लिया, सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों के यूनिट देख लिए, दोनों के आंसर सेम आ रहा, बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी तुम आई जे इस्तेमाल कर सकते थे और यहाँ तुम सवाल को बड़ी आसानी से वेक्टर बना सकते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये मेथड मुश्किल लग रहा होगा, ये मेथड आसान लग रहा होगा। तो भाई जो आसान लग रहा है उसे फॉलो कर लेना। तरीके दोनों मैंने बता दिए, तरीके दोनों एकदम ठीक है। ठीक है, 12 के 4 पार्ट करवा चुका हूँ मैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 पे। चलो समझ लेते हैं ज़रा इन सवालों को। थोड़ा सा क्लास लेंदी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ मामलात को डायरेक्ट कर लूँ यहाँ पे। नहीं भाई डायरेक्ट नहीं करो यार, क्योंकि वरना अगर मैं लिखा हुआ कुछ दिखाऊंगा तो फिर वो बच्चे उस पर जो है ना फैल जाएंगे कि सर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हमें। ठीक है ना, चलो भाई लिख के दिखाते हैं लाइव। ठीक है ना, हाँ तो लाइव कुकिंग की बात ही कुछ और होती है ना। तो भाई जब तुम लोगों ने मैसेज भेजे मुझे, तो बार बार मैं उधर ही क्यों लेके जा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं उधर यूँ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूँ। मैं जितनी थोड़ी मसरूफियात में था ना, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन बहरहाल अच्छा हो गया, आज टाइम निकल गया मेरे से और जो है मैंने अच्छा खासे क्वेश्चन अभी तक तो करवा दिए हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो ज़रा आज क्या। ठीक है, 13, 14, 15 3 सवाल हैं। पहले सिर्फ 13 पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अगले सवालों पे जाएंगे। 13 पढ़ो क्या बोल रहा है। गिवन डेट द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट लाइन से लेने, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेने कि पहले ये फिर दूसरा ये फिर तीसरा ये, ऐसे नहीं करते ना, चारों पॉइंट तरतीब से उठाने। शो डैट ए बी सी डी द ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ठीक है, अब ये साबित कर दो कि ए बी सी डी जो भी होगा वो एक ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड होगा। अब ट्रेपेजॉइड होने के लिए ना, ट्रेपेजॉइड होने के लिए 2 साइडों का पैरेलल होना ज़रूरी है और बाकी की 2 साइडों का नॉन पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर चारों साइडें पैरेलल हो गई अपोजिट अपोजिट, तो भाई वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं। ठीक है, हमें हमसे पूछा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होगा, सिर्फ 1 पेयर होगा पैरेलल। ठीक है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा लाजमी तौर पे। शो डैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम तुम्हें प्रूफ करना था। पॉइंट ए तुम्हें दिया हुआ 1,1, पॉइंट बी तुम्हें दिया हुआ 5,4, पॉइंट सी कितना दिया हुआ बेटा 8,9 और ए बी सी और डी लिखवा दो 0,3। चारों पॉइंट लिख दिए। जल्दी से एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बात। ये आ गया एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में तुमने देखा
ए बी सी डी मैंने लाइन से नाम भी लिख दिया वर्टाइसेस के, ठीक है। ए से बी गए, बी से सी से डी से ए आ गए, ठीक है। अब बताओ कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं? सर साइड ए बी और साइड डी सी पैरेलल है आपस में। और कौन सी दो साइडें नॉन पैरेलल हैं? साइड बी सी और साइड ए डी नॉन पैरेलल है, ठीक है। बात समझ गए? अब ज़रा आगे की वर्किंग देख लो। आगे की वर्किंग काफ़ी आसान सी थी। इसमें आसान वर्किंग वो ये थी, सबसे पहले ए बी का पोजीशन वेक्टर, जब तुम ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब बताओ ओ बी का कोई पॉइंट तुम्हें बी का गिवन है, 5,4 गिवन है सर, 5,4 माइनस ओ ए का कोई पॉइंट गिवन है 1,1, तो ए बी का पॉइंट तुम्हारे पास आ गया, कितना आ गया 4,3। और अगर ए बी को तुम पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो 4i + 3j करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4,3 तुम्हें एक पॉइंट पता लग गया किसका? ए बी का। इसी तरह हमें चारों के पोजीशन वेक्टर्स निकालना है, ये तो एक का निकाला है हमने। अब चलो ज़रा बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखूँ? सी माइनस बी करते हुए ना, मतलब सी का पॉइंट 8,9 माइनस बी का पॉइंट कितना था 5,4 था, और बी सी का जब तुम निकाल लोगे पोजीशन वेक्टर 3,5 आ जाएगा। सिमिलरली करते हुए तुम अगले भी पोजीशन वेक्टर्स निकाल लो। कौन कौन से निकालना है? सी डी का निकालना है जो कि 0,3 माइनस 8,9 से आएगा, और सी डी कितना आ रहा है तुम्हारे पास? आ रहा है -8,-6 आ रहा है मेरे ख्याल से। 3 में से 9 गए -6, ठीक है। 0 में से 8 गए तो -8, ठीक है। सिमिलरली और क्या और कुछ रह गया है? हाँ सर डी ए रह गया है, तो डी ए का भी निकाल लो भाई। इसने क्या बिगाड़ा है? 1,1 माइनस 0,3। डी ए का जब तुमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया तो वो ये आ गया। क्या चारों पॉइंट आ गए? ये चार तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर आए हैं सर। अब जब पोजीशन वेक्टर आ गए ना, उससे एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई तुम्हें। हिंट तुम्हें ये मिल गई, तुम्हें ये चेक कर लेना चाहिए फ़ौरन कि भाई अच्छा पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे एक चीज़ का जवाब देना। ये वेक्टर लिखा है ए, तो 3a वेक्टर कैसे ड्रॉ करूं? सेम डायरेक्शन में ये जो वेक्टर होगा इसको नाम दे सकता हूँ मैं 3a। अब a वेक्टर और 3a वेक्टर में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या कोई लाइन सेम डायरेक्शन में हो, उस लाइन को या उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, जब सेम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, पैरेलल हो गए। अब इन चारों में चेक कर लो कि पैरेलल वाला कौन है। पैरेलल वाला जैसे 1 टाइम्स ऑफ ए था तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए इसका पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं एक और कोई लंबा सा वेक्टर ड्रॉ कर दूं, 9a नाम दे दूं, तो 9a भी तो इन तीनों का ही पैरेलल है, ठीक है। ये तो मिसाल देने के लिए समझाया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ट्रेस करना है कि कौन सी दो साइडें थी पैरेलल वाली, ए बी और डी सी वाली, ठीक है। तो अब सिर्फ इन्हीं साइडों पे फोकस करना और साइडों पे मत चलना। ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए और डी से ए आए। कंप्लीट हमने क्योंकि चारों पॉइंट लेने थे एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, हमने चारों पॉइंट एक कंप्लीट साइकिल के अंदर लिए, तब जाके हमारे पास जो डायग्राम बनी ट्रेपेजियम बनी, ठीक है। हमें पैरेललोग्राम नहीं बनाना था इधर, हमें अगर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनाना होता हम ए से बी और डी से सी जाते हैं हमेशा, ये कहीं नोट कर लेना। ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ट्रेपेजियम में चारों साइडें आपस में पैरेलल नहीं होती, अपोजिट वाली, सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल, दूसरा नहीं होता, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम के बारे में कहीं जुमला लिख लेना कि ट्रेपेजियम में कंटिन्यूटी चलती है, जबकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर डायरेक्शन सेम चलती है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद हमारी किताब का थोड़ा सा यहाँ पे काम चल गया, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में आएगा, तो चलो किताब को मैं लाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। डी ए तक आ गए थे, चारों हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखा दूँ आज क्या, कि सी डी कहाँ लिखा है? सी डी पे ज़रा गौर करो, और करके इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? सी डी
इज इक्वल टू -8 -6। कुछ कॉमन दिखा तुम्हें यार, -2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 4,3। और चेक करो क्या 4,3 पहले से कोई पॉइंट आया हुआ था? सर ए बी का पॉइंट आया हुआ था। ए बी को जल्दी से डब्बे में बंद किया, सी डी के कॉमन लेने वाले को डब्बे में बंद किया। अब चेक करो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बता रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और पैरेलल की मिसाल अभी क्या समझाई मैंने? अगर ये लिखा है 1 टाइम्स ऑफ 4,3 तो ये लिखा है -2 टाइम्स ऑफ 4,3। अगर ये लिखा है 1 टाइम्स ऑफ ए तो ये लिखा है 3 टाइम्स ऑफ ए। ये लिखा है 9 टाइम्स ऑफ ए। और ये तीनों क्या थे? आपस में पैरेलल थे, मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। सही है, लॉजिक से लाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, कहीं हवा में बातें नहीं करता हूँ मैं। सही है, तो और कोई समझाएगा भी नहीं बेटा। कराची में ज़रा घूमो तो सही, ज़रा फिरो तो सही, फिर तुम्हें पता लगेगा लोग कैसा छूना लगा रहे होते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सर सफदर का